क्रांति कुंज गुरुकुल में सभी का स्वागत है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का थोड़ा सा बेसिक्स हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था, जिसमें हमने वर्बल और नॉन वर्बल एलिमेंट्स उसके देखे थे कि क्या क्या चीजें हैं जो वर्बली और नॉन वर्बली अफेक्ट करती हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन को। अब उसी के अगले टाइप्स हैं इंटरकल्चरल, ग्रुप कम्युनिकेशन और क्लासरूम कम्युनिकेशन। इनकी चर्चा हम इस लेक्चर में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आता है इसमें इंटरकल्चरल, मतलब किसी भी कल्चर, एक चीज होती है इंट्रा और एक चीज होती है इंटर। इंट्रा होता है एक ही चीज के अंदर, कि जैसे इंट्रा कल्चरल, कल्चरल की अगर बात करें तो यानी कि कोई एक कल्चर है, कोई भी मान लो, चाहे हिंदू मान लो, चाहे मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी मान लो। अब हिंदू माना है तो हिंदू कल्चर के अंदर ही क्या चीजें चलती हैं वो आ जाएगा इंट्रा कल्चरल में। और इंटर कल्चरल हो जाएगा कि जो दो या दो से ज्यादा कल्चर अगर कहीं पे हैं तो उन दो अलग अलग कल्चर्स के बीच में क्या कम्युनिकेशन चलता है, तो वो आ जाएगा। जैसे आप इसमें इमेज में भी देख रहे होंगे कि किसी कल्चर में हेलो बोलते हैं, किसी में होला, किसी में बोंजोर, किसी में हालो। तो ये अलग अलग उनके कल्चर के हिसाब से कम्युनिकेशन करने के तरीके हैं। तो क्या है इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन? रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग, ये प्रोसेस है एक्सचेंज करने का किस किस चीज को, आइडियाज, उनके बिलीव्स, उनकी वैल्यूज और इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल फ्रॉम डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड। कि उनका कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, डाइवर्स है, अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड है उनका, और उनके बीच में एक्सचेंज होना इंफॉर्मेशन का, वही है इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। इसमें भी जैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमने पिछले लेक्चर में किया था, तो वर्बल और नॉन वर्बल एलिमेंट्स दोनों आए थे उसमें भी। तो चूंकि उसी का टाइप है तो सारे के सारे वही सेम चीजें इसमें रहेंगी लगभग। इज क्रूशियल इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट इंक्लूडिंग बिजनेस, बिजनेस के लिए जरूरी है ये, एजुकेशन के लिए, सोशल इंटरेक्शन के लिए। कि कोई भी व्यापार करते हैं ग्लोबली तो वहाँ अलग भाषा के, अलग समुदाय के लोग मिलते हैं, अलग कल्चर के लोग मिलते हैं, तो उनसे इंटरेक्शन करने के लिए ये इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे ही एजुकेशन में है कि एजुकेशन में भी अलग अलग कम्युनिटीज के लोग एक क्लास में एक साथ बैठ के पढ़ते हैं, तो वहाँ भी ये कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। एक समाज में भी, एक सोसाइटी में भी काफी सारे कल्चर्स के, अलग अलग कल्चर्स के लोग एक साथ रहते हैं, तो उनमें भी ये कम्युनिकेशन होना जरूरी है। क्या इसका महत्व है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? प्रोमोट्स इंक्लूसिविटी, यानी कि प्रमोट करता है इंक्लूसिविटी को। इंक्लूसिविटी क्या है कि सभी का क्या रहे, उसमें पार्टिसिपेशन रहे। कि ऐसा ना हो कि कोई कल्चर का है पार्टिसिपेशन ज्यादा है और कोई कल्चर है बिल्कुल ही छोड़ दिया गया है। ऐसा नहीं होता है इसमें। इफेक्टिव इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन इंश्योर दैट ऑल वॉइसेस आर हर्ड। कि मतलब सभी समुदाय के लोगों की आवाज उसमें सुनी जाएगी, सभी की बातें सुनी जाएंगी, उनका रिस्पेक्ट किया जाएगा, जिससे कि एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशन में बन जाता है। यानी कि अलग अलग समुदाय हैं लेकिन फिर भी एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट वहाँ पे बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हो जाती है, कम होती है। क्योंकि सभी एक दूसरे की भावना का सम्मान करते हैं, सभी एक दूसरे की बातों का सम्मान करते हैं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग इसमें आपस में नहीं होती और सभी मिलजुल के वहाँ पे रहते हैं, और म्यूचुअल रिस्पेक्ट इससे बढ़ जाती है एक दूसरे के कल्चर के प्रति। तो तीसरा आता है इसमें एनहांस ग्लोबल बिजनेस सक्सेस। कि ग्लोबली अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं आप, तो यानी कि मैक्सिमम चांसेस हैं कि वहाँ अलग कल्चर के लोग आपको मिलेंगे, अलग भाषा के लोग मिल सकते हैं। तो ग्लोबली बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, सक्सीड होने के लिए, उसमें इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये था आपका हिंदी में। इसको भी देख लेंगे, जिसको देखना है अपना वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं। की प्रिंसिपल्स क्या हैं, क्या इसके सिद्धांत हैं इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन के? पहला है कल्चरल सेंसिटिविटी। कि मतलब हर एक कल्चर के प्रति, चाहे कोई भी हो, उसके प्रति सेंसिटिव होना बहुत जरूरी है। सेंसिटिव का मतलब क्या है कि उसकी भावनाओं का सम्मान करें, उसको रिस्पेक्ट करें, उसके कल्चर को पहचानें, और कोई बायसनेस उसमें ना हो। रिकॉग्नाइजिंग एंड रेस्पेक्टिंग कल्चरल डिफरेंसेस इज द फंडामेंटल टू इफेक्टिव इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। उनके कल्चर को रिकॉग्नाइज करना, पहचानना, पहले तो उनकी मान्यताओं को, फिर उनका आदर करना। दिस इन्वॉल्व्स बीइंग अवेयर ऑफ one's own cultural biases and understanding the perspective of others। कि दूसरे क्या समझते हैं दूसरे के समुदाय में या फिर दूसरे कम्युनिटी में,
क्या चीजें चलती हैं, तो उनको भी अच्छे से समझना। फिर हम म्यूचुअल अडेप्टेशन, जब हम किसी के दूसरे के कल्चर को समझ लेते हैं तो हम अडेप्ट भी उसको आराम से कर पाते हैं। ठीक है, कि जैसे मान लिया कोई जैसे हिंदू है, तो अकेला ऐसा नहीं है कि हिंदू जो है या फिर जो मुस्लिम है वो अपने अपने जो कल्चर है उसको फॉलो करते हैं। हिंदू भी कई सारी चीजें ऐसी होंगी वो जाने अनजाने में जो मुस्लिम्स के कल्चर में जो चीजें प्रचलित हैं तो उसको फॉलो करते होंगे। ऐसे ही मुस्लिम्स भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हिंदू के कल्चर से संबंधित हैं लेकिन वो मुस्लिम भी फॉलो करते हैं। तो अगर किसी दो कल्चर को हम फॉलो करते हैं तो बाई कल्चरलिज्म हो जाएगा, और अगर दो से ज्यादा को करते हैं तो मल्टी हो जाएगा। ठीक है, तो म्यूचुअल अडेप्टेशन इसमें आ जाती है जब हम किसी कल्चर को समझ लेते हैं। फिर तीसरा प्रिंसिपल है इसमें एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग। एम्पैथी होती है समान अनुभूति, यानी कि जैसे वो अपने कल्चर में जिन चीजों के बारे में या फिर जिन वैल्यूज के बारे में जो भावनाएं रखते हैं, जब उसको हम समझ लेते हैं उनके कल्चर को, तो वही समान अनुभूति हमें भी होने लगती है उनके कल्चर के प्रति। डेवलपिंग इंटरकल्चरल सेंसिटिविटी allows individuals to empathize with others, facilitating better communication and cooperation across कल्चरल बाउंड्रीज। ठीक है, तो उनकी म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी आती है उसमें। तो ये थे आपके तीन की प्रिंसिपल्स। अब क्या क्या ऐसी स्ट्रेटजीज हैं, क्या क्या इसके ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से इंटरकल्चरल जो कम्युनिकेशन है उसमें इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। तो पहला आता है एजुकेट योर सेल्फ। जब एजुकेशन होगी तभी हम किसी दूसरे कल्चर के बारे में जान पाएंगे, तभी उसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उनके कल्चर की एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। लर्न अबाउट द कल्चर्स यू इंटरेक्ट विद। जो जिस कल्चर के साथ भी आपको इंटरेक्शन करना है तो उसकी समझ, उसकी एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए। इंक्लूडिंग देयर कस्टम्स, जो भी उनके रीति रिवाज हैं, जो भी उनकी वैल्यूज हैं, या फिर उनका कम्युनिकेशन स्टाइल्स है, तो सबके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए, वो एजुकेशन से मिलता है। प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग, यानी कि जो भी वो बातें किसी भी कल्चर में जो भी कम्युनिकेशन चलती है या फिर कल्चर से भी अलग जहाँ पे भी कम्युनिकेशन होगी, चाहे ग्रुप कम्युनिकेशन की हम बात करें, चाहे हम आगे क्लासरूम कम्युनिकेशन की बात करेंगे, या फिर नॉर्मल भी जो कम्युनिकेशन है दो लोगों के बीच में, वो भी एक्टिव लिसनिंग उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो पे अटेंशन टू वर्बल और नॉन वर्बल क्यूज, मतलब वर्बली जो बोला गया है उसको ध्यान से सुनना, और जो नॉन वर्बली जो इशारे किए गए हैं उनको भी ध्यान से ऑब्जर्व करना। एंड शो रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, तो जो अलग अलग उनके एस्पेक्ट हैं, अलग अलग उनके पर्सपेक्टिव है, देखने का नजरिया है, उसके प्रति आदर रखना। फिर अगली स्ट्रेटेजी है इसमें अडेप्ट योर कम्युनिकेशन स्टाइल, यानी कि जो आपका कम्युनिकेशन करने का तरीका है उसको अडेप्ट करना। स्टैटिक नहीं रहना, उसमें डायनामिक होना। अगर किसी कहीं पे जो आपका एक फिक्स आपने पैटर्न बना लिया है कम्युनिकेशन का, अगर वो कहीं पे काम नहीं आ रहा है, या फिर वहाँ के लोग या फिर उस समुदाय के लोग, उस कम्युनिटी के लोग, उस कल्चर के लोग आपकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनके अनुसार आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा और थोड़ा बहुत अपना जो कम्युनिकेशन स्टाइल है वो चेंज करना पड़ सकता है। तो बी फ्लेक्सिबल इन योर अप्रोच, एडजस्टिंग योर कम्युनिकेशन स्टाइल टू सूट द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो जिस कल्चर कॉन्टेक्स्ट में आप बात करें, जैसे कि आपने प्रधानमंत्री जी को देखा होगा कि जिस भी वो देश में जाते हैं या फिर जिस भी राज्य में जाते हैं, जैसे पंजाब में जाएंगे तो वहाँ पे जो पंजाबियों के लिए जो पगड़ी होती है वो पहन लेंगे। कहीं और आसाम वगैरह में जाएंगे तो उनके कल्चर के जैसे टोपी वगैरह आती है तो वो पहन लेंगे, उनकी वेशभूषा धारण कर लेंगे। तो कम्युनिकेशन स्टाइल को अडेप्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये थी इसकी स्ट्रेटजीज। अब इसके बाद अगला आता है आपका ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन का सिंपल मीनिंग क्या है कि जैसे ग्रुप है कोई और उसमें कोई कम्युनिकेशन चल रहा है, उसमें बातचीत चल रही है, तो वो ग्रुप कम्युनिकेशन है। कोई इसमें ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है कि काफी सारे लोग बैठे हैं, इन्होंने ग्रुप बनाया है और इसमें जो कम्युनिकेशन चलेगा वो ग्रुप कम्युनिकेशन है। ग्रुप कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस अमंग थ्री और मोर इंडिविजुअल्स, यानी कि तीन और तीन से ज्यादा लोग जहाँ पे मिल जाएंगे तो उसको हम ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, चाहे छोटा होगा लेकिन ग्रुप होगा। और जब ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो वो बड़ा ग्रुप हो जाएगा, लार्ज ग्रुप हो जाएगा। जब बहुत सारे ग्रुप एक साथ आ जाएंगे तो वो मास कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है,
तो प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस, तीन और तीन से ज्यादा लोगों के बीच में मैसेज को रिसीव करना और मैसेज को भेजना, इसलिए एम्ड एट अचीविंग कॉमन गोल्स, कि कॉमन गोल्स इसमें अचीव करने के लिए एक साथ ग्रुप बनाते हैं। कोई कोई भी ग्रुप बनता है वो एक ही लक्ष्य को निर्धारित करके ग्रुप बनाया जाता है, मतलब जिनका एक ही लक्ष्य हो तो वो एक साथ हाथ मिला लेते हैं, अपना ग्रुप बना लेते हैं। इससे एनहांस होती है कोलेब्रेशन, सहयोग की भावना इसमें बढ़ती है, और फोस्टरिंग म्यूचुअल इन्फ्लुएंस, और वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी करते हैं, कि जैसे मान लिया कोई एक है ग्रुप में जो जिसको ज्यादा पता है चीजों का, या फिर उसका जो दिनचर्या वगैरह है, उसका रूटीन है वो बहुत अच्छा है, तो जैसे जैसे वो अपने रूटीन के या फिर उसके हाव भाव से, उसके बिहेवियर से, उसके रूटीन का जो एक बोलते हैं एक्सप्लोरेशन होती है, उससे पता चलता है कि इसके रूटीन से इसके अंदर ये चीजें आई हैं, तो वो म्यूचुअली इन्फ्लुएंस भी करते हैं, तो बाकी लोग भी उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं पॉजिटिवली। ग्रुप कम्युनिकेशन रेफर्स टू द इंटरेक्शन बिटवीन मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप, तो जो भी मेंबर्स हैं उसके बीच का ये इंटरेक्शन है, विच कैन रेंज फ्रॉम स्मॉल टीम, छोटी टीम भी हो सकती है, और लार्ज असेंबली भी हो सकती है। इट इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव कोलेब्रेशन, कि प्रॉपर रूप से सब लोग एक दूसरे का सहयोग करें, तो उसके लिए ग्रुप कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, नहीं तो उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी हो जाती है कि एक दूसरे का विरोध ही करते रहेंगे, जब तक एक दूसरे को सहयोग नहीं करेंगे, जब तक वो आगे बढ़ने के लिए कुछ प्रयास कर नहीं सकते। डिसीजन मेकिंग, कि फैसला आराम से ले पाएंगे, जैसे मान लो आप एक एग्जांपल ले लो कि जो असेंबली मीटिंग्स चलती हैं पार्लियामेंट में, तो अगर जैसे जो भी विपक्ष होता है, अगर वो होती किस लिए है मीटिंग्स, ताकि जो सत्ता में है जो पार्टी, वो अपनी बातें, अपना मैसेज सारी पार्टीज तक पहुंचा सके कि हम ऐसे ऐसे प्लानिंग कर रहे हैं और ये हमारा एजेंडा है। ठीक है, एक्चुअल मीनिंग वो है उसका, ताकि जो विपक्ष भी हैं अगर कुछ पॉजिटिव चीज वो लेके आए हैं, अच्छी चीज लेके आए हैं, तो विपक्ष भी उनका सहयोग करे। ठीक है, इफेक्टिव कोलेब्रेशन उसमें हो जाए, और डिसीजन वो आराम से ले पाए, ताकि कोई विरोधाभास ना हो उनके बीच में, और प्रॉब्लम है वो सोल्व कर सकें विद इन ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल सेटिंग्स। ठीक है, तो सब जगह ये चीजें अप्लाई कर सकते हो आप। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन अलाउज इंडिविजुअल्स टू शेयर आइडियाज, जिसमें आइडियाज शेयर होते हैं, प्रोवाइड फीडबैक, एक दूसरे को फीडबैक दिए जाते हैं, वर्क टुवर्ड्स शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स, कि जो उन्होंने एक कॉमन ऑब्जेक्टिव, कॉमन उद्देश्य निर्धारित किया है उसके ऊपर वो काम कर सकते हैं, देयर बाय एनहांसिंग ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, कि जिससे ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि एक ही दिशा में सब काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग एक ही साथ ग्रुप में आके एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, तो प्रोडक्टिविटी से इंक्रीज होती है। एंड कोहेशन विद इन द ग्रुप, कि सहयोग जो है वो एक दूसरे के ऊपर निर्भरता या फिर पॉजिटिव टाइप में वो इंक्रीज होती है। तो ये था आपका ग्रुप कम्युनिकेशन। अब क्या क्या इसके टाइप्स हैं, तो वही चीजें हैं सारी जो हम पढ़ के आए हैं, बस रिपीटिशन है उन चीजों का। वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें स्पोकन वर्ड्स आएंगे, नॉन वर्बल जिसमें बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस आएंगे। ठीक है, और क्या क्या टाइप्स हैं इसके, तीसरा टाइप है इसमें इन पर्सन कम्युनिकेशन। इन पर्सन यानी कि इन पर्सनल मान सकते हो, कि फेस टू फेस जो कम्युनिकेशन होगा, आमने सामने बैठ के। ठीक है, आमने सामने तीन या तीन से ज्यादा लोग बैठे हैं और वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, सुन रहे हैं एक दूसरे की, और फीडबैक प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो ये इन पर्सन कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है, इसमें फेस टू फेस जो वर्ड है वो इम्पोर्टेंट है, आमने सामने प्रेजेंट होंगे एक दूसरे के, वर्चुअली कुछ नहीं होगा इसमें। फिर दूसरा आता है इसमें वर्चुअल कम्युनिकेशन, जो कि वर्चुअली चलेगा, आमने सामने नहीं बैठे हैं वो, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जैसे कि गूगल मीट होता है, जूम मीटिंग होती है, इनके माध्यम से वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, तो ये वर्चुअल कम्युनिकेशन है। विद द राइज ऑफ टेक्नोलॉजी, ग्रुप कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो अकर थ्रू ईमेल्स, ईमेल एक साथ कईयों को भेज दें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जैसे हो जाती हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, मेकिंग इट इजियर टू कनेक्ट रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन। तो आप लोकेशन में कहीं पे भी हैं, कितनी दूर बैठे हैं, तो एक पूरे ग्रुप को आप कम्युनिकेट कर सकते हो। तो ये थे इसके टाइप। अब क्या क्या बेनिफिट्स हैं ग्रुप कम्युनिकेशन के, क्या क्या फायदे हैं, इससे कोलेब्रेशन जो हम पढ़ के आए हैं वही चीजें हैं, बस बस एक जगह लिख दी गई हैं, और कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं है। कोलेब्रेशन, सहयोग की भावना इसमें बढ़ेगी, क्योंकि एक साथ वो काम करते हैं, एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने लग जाते हैं।
डिसीजन मेकिंग आराम से हो पाएगी इम्प्रूव, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एस्पेक्ट उसमें जुड़ गया। तो जो भी पॉजिटिव नेगेटिव होंगे उसके अनुसार स्ट्रेटेजी बनती है, और उसके हिसाब से डिसीजन भी वो आराम से ले पाएंगे। ठीक है, तो ये थे इसके दो बेनिफिट्स हैं। और क्या क्या है इसके? रिलेशनशिप बिल्डिंग, जब वो आपस में एक दूसरे की बात को अच्छे से समझ लेंगे तो उनके जो आपस का रिश्ता है पूरे ग्रुप में वो एक बेहतर रिश्ता उनका बन जाता है। रेगुलर कम्युनिकेशन हेल्प बिल्ड ट्रस्ट, एक दूसरे के ऊपर विश्वास होने लगता है। रेपर्ट अमंग ग्रुप मेंबर्स विच इज वाइटल फॉर पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट, क्योंकि कहीं पे भी कोई भी काम आप करते हो तो उसमें एक दूसरे के ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर विश्वास नहीं है तो वो काम ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। गोल अलाइनमेंट, कि काफी सारे गोल थे ऐसे बिखरे हुए थे। ठीक है, ये अलग अलग डायरेक्शन में गोल थे, कोई इधर जा रहा है, कोई किसी की डायरेक्शन ये है, किसी के ऊपर है, किसी के दाएं है, किसी के बाएं हैं। ठीक है? लेकिन अब क्या किया, गोल को अलाइन कर दिया, क्योंकि ये सारे अपने अपने अलग अलग उद्देश्य लेके बैठे थे। कोई इस, मतलब उद्देश्य सबका सेम था लेकिन दिशा इनकी सबकी अलग अलग थी, कि कोई इस दिशा में सोच रहा है, कोई उस दिशा में इसका समाधान सोच रहा है। लेकिन जब सारे के सारे ग्रुप में एक बैठ गए और सब ने चर्चा कर ली पॉजिटिव रूप से, तो सबकी जो गोल्स हैं वो एक ही लाइन में अलाइन हो गए। ठीक है, यानी कि सभी की डायरेक्शन अब एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में सब मेहनत करेंगे और उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। तो यही है गोल अलाइनमेंट, कि ग्रुप कम्युनिकेशन ensures दैट ऑल मेंबर्स आर ऑन द सेम पेज, सभी मेंबर्स जो होंगे वो सेम पेज पे होंगे। ऐसा नहीं कि कोई कहीं भाग रहा है और कहीं को कोई कहीं भाग रहा है। रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्सपेक्टेशन, फैसिलिटेटिंग स्मूदर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, ये प्रोजेक्ट है वो बहुत स्मूथली चलता है प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये थे इसके बेनिफिट्स। अब क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं जो ग्रुप कम्युनिकेशन में आ जाती हैं? Despite its benefits, group communication can face challenges। क्या क्या है वो? पहली है मिसकम्युनिकेशन, कि अगर कल्चर अलग हो तो मिसकम्युनिकेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कि कोई एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश ना करे। डोमिनेंस ऑफ सर्टेन वॉइसेस, आपने देखा भी होगा स्पेशली पॉलिटिकल पार्टीज में, क्योंकि आजकल लोग इंटरेस्ट लेते हैं कि कुछ आवाजें होती हैं या फिर किसी एक या दो आदमी होते हैं कि जिनकी आवाज डोमिनेंट रहती है, चाहे उनकी सही हो चाहे गलत बात हो, वो अपनी बात थोप देते हैं दूसरों के ऊपर, और दूसरों की बात को कंसिडर भी नहीं किया जाता। यानी कि कुछ को तो इतना महत्व देते हैं कि उनकी बात चाहे वो गलत बोले चाहे सही बोले, उनकी बात को सही ही मान ले और उनकी बात को फॉलो किया जाए। और कुछ ऐसे होंगे जो जिनकी आवाज को सुना ही नहीं जाएगा। तो डोमिनेंस ऑफ सर्टेन वॉइसेस। डिफिकल्टी इन मैनेजिंग लार्जर ग्रुप्स, कि अगर ग्रुप बड़ा हो जाता है तो उसको मैनेज करना भी कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। लेकिन डिस्पाइट इट्स चैलेंजेस, मतलब इसके चैलेंजेस के बावजूद भी ये एसेंशियल है, फिर भी इनको ओवरकम करना है। जो भी चैलेंजेस हैं इनको सोल्व करना है, इनको सामना करना है इनका, क्योंकि क्लियर कम्युनिकेशन तभी हो पाएगी। ठीक है, और इसके लिए क्या करना है? एस्टेब्लिश करने हैं क्लियर कम्युनिकेशन नॉर्म्स, कुछ नियम बनाए जाएंगे। ठीक है, इस चैलेंजेस को फेस करने के लिए, इस चैलेंजेस से ओवरकम करने के लिए क्लियर कम्युनिकेशन नॉर्म्स and encourage participation from all members to mitigate these issues। जो और जो भी ये इश्यूज हैं, तीन इश्यू हमने पढ़े हैं, मिसकम्युनिकेशन के, डोमिनेंस के और मैनेजमेंट के, तो तीनों को ओवरकम किया जा सके, सभी की पार्टिसिपेशन इसमें इंश्योर की जाती है। तो ये था आपका ग्रुप कम्युनिकेशन, ये हिंदी में है, इसमें भी देख लेंगे। फिर इसके बाद अगला आता है आपका क्लासरूम कम्युनिकेशन। शब्दों में ही सब कुछ छिपा हुआ है। क्लासरूम यानी कि एक क्लासरूम में जो कम्युनिकेशन होगा, कि जैसे एक क्लासरूम चल रही है उसमें टीचर स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट्स का आपस में, या फिर टीचर टीचर का, जो भी कम्युनिकेशन चलता है वो क्लासरूम कम्युनिकेशन है। क्लासरूम कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग, शिक्षण और शिक्षण के प्रोसेस के लिए, प्रक्रिया के लिए, अधिगम के लिए ये एक एसेंशियल कंपोनेंट है, एसेंशियल पार्ट। फोस्टरिंग ए डायनेमिक एक्सचेंज बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स दैट एनहांसेस एंगेजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग। जब इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन होगा तभी जो है टीचर की बात बच्चे समझ पाएंगे और बच्चे की बात टीचर समझ पाएगा।
फिर इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, क्लासरूम कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है। पहली चीज तो वही वही आ गई कि इफेक्टिव टीचिंग और जो लर्निंग का प्रोसेस है उसके लिए जरूरी है। ठीक है। इफेक्टिव कम्युनि सॉरी इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन इज एट द हार्ट ऑफ सक्सेसफुल टीचिंग। अगर इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन नहीं है तो सक्सेसफुल टीचिंग नहीं हो सकती। इट इन्वॉल्व नॉट जस्ट द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम टीचर्स टू स्टूडेंट। ऐसा नहीं है कि टीचर स्टूडेंट को इंफॉर्मेशन देगा बस, ये रेसिप्रोकल भी है, रेसिप्रोकल एक्सचेंज भी है, यानी कि स्टूडेंट भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे लर्निंग प्रोसेस में। तो दोनों एक दूसरे की बात को समझेंगे इफेक्टिवली, यही है क्लासरूम कम्युनिकेशन। और टू वे होगा, क्योंकि एक बार टीचर से गया स्टूडेंट की तरफ, फिर स्टूडेंट से आया टीचर की तरफ, तो एक वन वे और दूसरा वे, यानी कि टू वे कम्युनिकेशन होगा ये। और जब टू वे होगा तो जो क्रिटिकल थिंकिंग है, यानी कि किसी भी समस्या पे हो, किसी भी टीचिंग की जो कॉम्पिटेंसी है या फिर टीचिंग में जो प्रॉब्लम्स आती है उनके ऊपर अच्छे से सोच पाएंगे और उनको सोल्व कर पाएंगे। डीपर अंडरस्टैंडिंग, उनकी अंडरस्टैंडिंग आपस में डीप हो जाएगी, बहुत अच्छे से एक दूसरे को समझने लग जाएंगे, और सहयोग की भावना पूरे अधिगम के एनवायरनमेंट में, अधिगम के वातावरण में बन जाती है। तो ये थे इसके इम्पोर्टेंस। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपने डाउट्स इसमें नहीं पूछ सकते हैं। इसके हम टॉपिक वाइज पीवाईक्यू भी बहुत जल्दी ही, एक बार ये यूनिट कंप्लीट हो जाती है तो जो जो इसके टॉपिक्स हैं इसके पीवाईक्यूज भी देखेंगे, मैक्सिमम जितने हम करवा सकते हैं वो आपको यूट्यूब पे ही करवाएंगे हम। ठीक है। अब आता है की एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन। क्या क्या एलिमेंट्स हैं जो इफेक्टिवनेस को इसमें बढ़ा देते हैं। क्लैरिटी होनी चाहिए, चाहे टीचर बोले चाहे स्टूडेंट अपनी बात को रखें, दोनों का जो कम्युनिकेशन है वो क्लियर होना चाहिए और दोनों एंगेज रहने चाहिए। ऐसा ना हो टीचर जब पढ़ाए तो बच्चे बाहर खिड़की से देखने लग जाएं, और जब स्टूडेंट्स अपनी बात को रखें तो टीचर बाहर देखने लग जाए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लैरिटी और एंगेजमेंट दोनों की बराबर होनी चाहिए। टीचर मस्ट कन्वे इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड एंगेज स्टूडेंट्स बाय ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स आइडियाज इनटू डाइजेस्टिबल पीसेज। मतलब क्लासरूम को इंटरेक्टिव बनाना, कि जो भी मुश्किल टर्मिनोलॉजी है, जो भी मुश्किल शब्द हैं, तो उनको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के पढ़ाना, या फिर जो भी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है उसको सिंपल करके टीचर बताना स्टूडेंट्स को, यही टीचर का मेनली काम होता है। फीडबैक लूप, कि जब टीचर स्टूडेंट को पढ़ाए तो स्टूडेंट टीचर को फीडबैक दें। ठीक है, कि आपने बहुत अच्छा पढ़ाया है, या फिर हमें यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो ये उनका फीडबैक हो गया। और जब टीचर का जो टीचिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए, और जब स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया जाए, या फिर उनसे ओरल टेस्ट लिया जाए, या फिर रिटन टेस्ट लिया जाए, और टेस्ट के बाद फिर टीचर स्टूडेंट को फीडबैक दे, ये भी फीडबैक है और ये भी फीडबैक है, यानी कि एक फीडबैक का लूप बनता है, घेरा बनता है लूप का, यही है फीडबैक लूप। ये भी इंपॉर्टेंट है कि एलिमेंट है इसका। टाइमली एंड स्पेसिफिक फीडबैक इज क्रूशियल फॉर स्टूडेंट्स अचीवमेंट। इट हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड देयर प्रोग्रेस। इससे स्टूडेंट्स को अपनी प्रोग्रेस पता लगती है, किस किस एरिया में उनको इम्प्रूवमेंट करना है ये पता लगेगा। और क्रिएटिंग ए रोबस्ट कम्युनिकेशन साइकिल दैट सपोर्ट्स लर्निंग। और ये जो पूरा एक फीडबैक का लूप चलता है, एक दूसरे को फीडबैक देते हैं वो, ये लर्निंग को सपोर्ट करता है। तो दो की एलिमेंट्स ये हो गए। और क्या है की एलिमेंट्स इसके, एक्टिव पार्टिसिपेशन, कि टीचर भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करे उसमें और स्टूडेंट्स भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, तभी इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन हो सकता है। एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस, शेयर इंसाइट एंड एंगेज इन डिस्कशन ट्रांसफॉर्म द क्लासरूम फ्रॉम ए पैसिव एनवायरनमेंट टू एन एक्टिव वन। कि मतलब सभी एक्टिव हैं अब उसमें, टीचर भी एक्टिव है, ठीक है, टीचर तो एक्टिव होता ही है, स्टूडेंट्स भी एक्टिव हो गए हैं अब, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो है क्लासरूम में बनता है। दिस पार्टिसिपेशन एनहांसेस देयर लर्निंग एक्सपीरियंस एंड बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। इससे जो स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होता है, विकसित होता है। स्ट्रेटेजीज क्या क्या है, क्या क्या वो तरीके हैं जिनके माध्यम से क्लासरूम कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है। यूटिलाइज टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए। जो भी पीपीटीज वगैरह हैं, या फिर जैसे गूगल क्लासरूम है, कहूट है, एक एक मेंटीमीटर है,
जो हम टीचिंग एप्टीट्यूड में एलएमएस में पढ़ के आए हैं। ठीक है। तो इनका प्रयोग करके क्लासरूम को इंटरेक्टिव बनाया जाए ताकि जो स्टूडेंट्स है वो आराम से उसको समझ सके। ठीक है। तो इनकॉर्पोरेट टूल्स लाइक गूगल क्लासरूम, काहूट, मेंटीमीटर, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं। किसी में क्विज बनती हैं, किसी में जो वीडियोस हैं वो डलती हैं, किसी में सेमी वो क्विज बनती हैं, किसी में उसका टेस्ट लिया जाता है, किसी में अटेंडेंस लगती है। ये अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं टू फैसिलिटेट इंटरेक्टिव डिस्कशन एंड क्विजेज, मेकिंग लर्निंग मोर एंगेजिंग एंड एसेसिबल। फोस्टर इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी वही है जो पिछले लेक्चर में हमने देखी थी कि सभी उसमें अपना रोल जो है वो इंश्योर करें, सभी उसमें इंक्लूडेड रहें। जब एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा तो सभी उसमें इंक्लूड ही रहेंगे। तो रिफ्लेक्ट स्टूडेंट्स कल्चरल एंड सोशल बैकग्राउंड इन टीचिंग प्रैक्टिसेस, कि अलग अलग कल्चर के लोग उसमें आते हैं। ऐसा ना हो कि टीचर किसी एक कल्चर के ऊपर ध्यान दे, बाकी कल्चर्स को छोड़ दे। तो मल्टी लिंगुअल कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें चलता है। तो ये थी आपकी स्ट्रेटेजीज। और अगली आती है इसमें एनकरेज ओपन डायलॉग। एनकरेज करना किसको? ओपन डायलॉग को। मतलब ओपन मतलब ओपनली कुछ कोई भी अपनी बात रख सकता है। ठीक है। तो क्रिएट एन एटमोसफियर, कि ऐसा वातावरण बनाए टीचर क्लासरूम में कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफर्टेबल फील करें अपनी कोई भी प्रॉब्लम, अपने कोई भी थॉट्स, अपने कोई भी सवाल शेयर करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है। दिस कैन बी अचीव्ड थ्रू ओपन एंडेड डिस्कशन एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। ओपन एंडेड यानी कि ऐसा नहीं है कि टीचर ने बताया और स्टूडेंट्स को अलाउड ही नहीं है बोलना। स्टूडेंट्स भी अपनी तरफ से इनपुट दे सकते हैं। तो ये ओपन है दोनों तरफ से। टीचर भी बोलेगा, स्टूडेंट भी बोलेंगे, स्टूडेंट भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, टीचर तो कर ही रहा है। तो ये एनकरेज करता है ओपन डायलॉग को। मॉनिटर एंड अडेप्ट, कि जो टीचर है वो स्टूडेंट्स को मॉनिटर करे, उनको देखे कि क्या वो तरीका जो टीचर ने अपनाया है उसमें स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ले रहे हैं, और अगर नहीं ले रहे हैं तो उस स्टूडेंट्स के अनुसार खुद को अडेप्ट करना और वही स्ट्रेटेजी, वही चीजें अप्लाई करना क्लासरूम में, जिससे जो स्टूडेंट्स हैं वो एंगेज हो जाएं, वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएं इसमें। एक्टिवली लिसन टू स्टूडेंट। और ये कैसे समझ में आएगा? स्टूडेंट जो भी फीडबैक देंगे तो उस डिस्कशन में एक्टिवली स्टूडेंट्स को सुनना, टू आइडेंटिफाई मिसकंसेप्शंस और एरियाज वेयर दे स्ट्रगल, कि जहाँ उनको प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को वो ओपनली अपना बताएंगे, फिर टीचर उनको सुन के मॉनिटर करके उनको, और फिर उसके अनुसार अडेप्ट करेगा, और जो भी नेसेसरी चेंजेस होंगे वो पढ़ाने के तरीके में करता है। तो ये था इसकी स्ट्रेटजीज। अब ये आपका जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, एक पहले लेक्चर था, एक लेक्चर ये है, तो दोनों मिला के इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपका कंप्लीट हो जाता है। अगर कोई भी डाउट किसी को आता है तो वो इसमें पूछ सकते हैं।